Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were discussing the chapter that was controlling, and yesterday we have made the discussion about the meaning of the controlling. Then we have discussed the scope of the controlling, nature of controlling, and then we have discussed the importance of controlling. Oh, sir. मैंने डिलीट कर दिया। इसमें कौन सा करूँ जिससे अपनी आवाज़ भी एज ए रिकॉर्ड भी हो जाए डाउनलोड। इसमें सर एक्स रिकॉर्ड कर लो पर आवाज़ नहीं आएगी। ये वी है ना, वॉइस रिकॉर्ड होगा। हाँ, वॉइस सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करेगा। नहीं, स्क्रीन रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड ये देखना करके वो करके देख लो। पूरा फोन का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। देखो फोन में अगर वो वीडियो भी देखो, वीडियो शो एंजॉय मोबाइल, ये देखा करके। हाँ, करके देख लो सर, क्या दिक्कत है। आती है तो देखते हैं। हाँ, आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देखी जाएगी। प्रो का तरीका निकालेंगे, ठीक है ना। हाँ, करके देख। हाँ, हुआ तो ठीक है, और कोई तरीका निकालेंगे। And then we have discussed the nature of controlling and importance of controlling. यहाँ तक हमने जो टॉपिक 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है जी, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे भाई एक दिन आ जाते हैं, 2 दिन नहीं आते, तो और कुछ जो बच्चे जो लगातार गायब हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके अटेंडेंस कंटिन्यूसली रजिस्टर में लग रही है, और जिस भी बच्चे की अटेंडेंस अगर 75% से कम हुई तो वो मेरे पास में शिकायत लेके मत आना कि सर हमारी अटेंडेंस पूरी कर दो। ठीक है, मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, आप हर रोज़ स्नैप ले सकते हैं, और उस जो फ़ोटो जो मैं रजिस्टर की भेजता हूँ वो ओरिजिनल है। हाँ, 1-2 बार तमन्ना की जो ना वो मिस मेरे से हो गई है, तो वो मैं कंपनसेट उसकी कर दूंगा। बाकी और बच्चे जो हैं वो जैसे बालेश हो गया, अंकित हो गया। अंकित आज आया है क्या? अंकित ये क्या बीमार हूँ या कुछ और हूँ, जबकि मैंने उसको अभी जो है आज़ाद नगर में लाजवाब ढाबे के ऊपर खाना खाते हुए देखा था। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की अटेंडेंस किसी कम है तो भाई मेरे पास में मत कंप्लेन करना इस बात की। मैं आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, बार बार मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ कि आपकी अटेंडेंस ये है। ठीक है, हाँ जी। अब ये कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लान। हाँ जी, बोलिए। अंकित गाँव नहीं गया हुआ, अंकित आज़ाद नगर में मेरे को मिला था, और वो लाजवाब ढाबे के अंदर जो है। अरे जस्ट अभी देखा मैंने, पौने घंटे पहले, जस्ट पौने घंटे पहले देखा मैंने भाई। मैं जब गांव से आ रहा था तो अंकित को मैंने देखा है। ठीक है ना, वो गांव को कहीं नहीं गया हुआ, और गांव भी जाए तो फ़ोन तो गांव में भी जाता है, सारी जगह वहाँ पे अटेंड कर सकता है। ठीक है ना, अब ये बात थोड़ी कि मैं गांव गया हूँ स्कूल नहीं आ सकता, ये तो फ़ोन है, फ़ोन आपके साथ जा रहा है। और अंकित का तो मैंने आज देखा है मेरी आँखों से। हाँ जी, पहला आपका रिलेशनशिप है, वो कहता है कि आपका जो प्लानिंग है और जो आपकी कंट्रोलिंग है, वो कहता है कि ये इंस्पिरेबल है, ट्विस्ट मैनेजमेंट है, कि आपके इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आपका प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग है, वरना तो ना प्लानिंग एग्जिस्ट करेगा ना कंट्रोलिंग एग्जिस्ट करेगा। अब हम भी क्या, जो मैंने डेफिनेशन दी थी कि कंपैरिजन ऑफ वर्क विद प्लान्ड वर्क। ठीक है, जो आपने वर्क प्लान किया था उसके साथ में एक्चुअल वर्क की कंपैरिजन करना ही तो आपका कंट्रोलिंग था। जब आपके प्लान ही नहीं है, जब प्लान्ड वर्क ही नहीं है, तो फिर आपका कंपेयर किससे करोगे? इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोलिंग तब होगा जब आपकी पहले प्लान होगी और प्लान के साथ में एक्चुअल वर्क की आप कंपेरिजन करेंगे, तो ही आपका जो है वो कंट्रोलिंग हो पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंस्पेरेबल फैक्टर्स, दोनों के दोनों जो है इंस्पेरेबल, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों के बीच में आपका जो फंक्शन है वो इस प्रकार से कि एक दूसरे बगैर वो चल ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब कुछ बेसिस पे आपका नेचर एंड कंसेप्ट। पहला आपका रिलेशनशिप है नेचर एंड कंसेप्ट।
नेचर एंड कंसेप्ट, नेचर के बेस पे और कंसेप्ट के बेस पे। अब नेचर का मतलब आपका क्या था, तो आपने देखा था कि नेचर का मतलब जो प्लानिंग में था कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू इट, यही आपका जो है वो आपके प्लानिंग कहलाती थी। यानी हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज ए ब्रिज बिटवीन द गैप ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि आपका जो प्रेजेंट और फ्यूचर है दोनों के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसको पूरा करने वाला ही काम जो वो आपकी प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका इसका नेचर का मतलब इस प्रकार का है। और कंट्रोलिंग का मतलब है कीपिंग ए चेक द एवरीथिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्लान, देयर फॉर एनी डेविएशन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर टू स्टॉप द डेविएशन। तो आपका अपने प्लानिंग में देखा, प्लानिंग में क्या, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, एंड इट इज ए गैप, इट इज ए ब्रिज बिटवीन द गैप। और जबकि कंट्रोलिंग में क्या था कि कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपने करना। ऊपर वाले पैराग्राफ में जो मैंने बताया कि प्लानिंग का मतलब क्या है, और उसी के साथ ही हमने कंपैरिजन करना। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की नेचर जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती, क्योंकि वो आपके प्लानिंग के साथ कंपैरिजन करना एक्चुअल का। तो पहला यहाँ पर नेचर और कंसेप्ट के बेस पे है। तो आपका जो ये कहता है कि द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग मेक्स इट क्लियर, कंट्रोलिंग फंक्शन इज अंडरटेकन फॉर द राइट टाइमली इम्प्लीमेंट इन द प्लान। यानी आपका जब प्लान जो राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट है की जाए या नहीं की जाए, उनका क्या रिजल्ट है। तो पहला तो ये था। दूसरा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर planning and controlling are interdependent, प्लानिंग कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट, कि ये दोनों के दोनों इंटरडिपेंडेंट तो हैं और इंटरलिंक्ड भी हैं। एंड इंटरलिंक्ड, इंटरलिंक्ड, कि आपका प्लानिंग और कंट्रोलिंग है बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड, कि आपका इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि आप प्लानिंग बनाते हैं तो प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग आपकी ब्लाइंड है, जब कंट्रोल ही नहीं है तो प्लान करने का फ़ायदा क्या है। इफ़ यू आर मेकिंग द प्लान दैट वी विल गेट द 95 मार्क्स इन +2, 95% marks in +2, and you have made the plan that I will make a study of so much hours per day, and this is the time for the accountancy, this is the time for business study, it is the time for the economics and the other subjects. You made all the plans, but you have not made any controlling, means you are not compare कि मैंने आज प्लानिंग जो की थी कितने चैप्टर तक करना था, मैंने क्या उसको पूरा किया। अगर आप उसको पूरा किया नहीं किया, उसका डेविएशन नहीं निकालेंगे, आप उसके ऊपर जो चेकिंग नहीं करेंगे कि हमने कितना काम किया कितना नहीं किया, तो फिर आपकी प्लानिंग जो है वो ब्लाइंड है। कि इसका लिए हुआ कि ये आपकी इंटरडिपेंडेंट है, कि आपकी प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के बगैर उसका कोई यूज नहीं है। और इसी प्रकार से कंट्रोलिंग भी इंटरलिंक्ड हो गया, कि कंट्रोलिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि प्लानिंग ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड, इन दोनों का आपस में लिंक भी है और इन दोनों के दोनों जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट भी आपके होते हैं। ठीक है जी। और कहता है कि नेक्स्ट हमारे पास में है वो है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग both are backward looking and forward looking, कि आपके दोनों के दोनों बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों ही हैं। कि प्लानिंग है तो हम कहते हैं कि प्लानिंग है मेड फॉर फ्यूचर, एग्री करते हैं कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, हम फ्यूचरिस्टिक इसकी करेक्टरिस्टिक थी कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एक फॉरवर्ड लुकिंग है, ये किसी करेक्टरिस्टिक्स हो गई कि प्लानिंग इज ए फॉरवर्ड लुकिंग, बट सेम इट इज आल्सो बैकवर्ड लुकिंग आल्सो, मीन्स
you prepared the plan last year and you implemented the plan, but you have not achieved that target. It means there were some problem in your planning. There may be strategic problem or there may be the any type of the problem in the context of the industries. अगर इंडस्ट्री कंटेस्ट में देखें तो वहाँ हो सकता है कि प्रॉब्लम में दिक्कत रही प्लानिंग में. इसका ये हुआ कि यू लुक बैकवर्ड आल्सो, पीछे हमने कौन सी गलतियाँ की आगे हम वो गलती ना करें. इट मीन्स इट इज़ ए बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज द फॉरवर्ड लुकिंग. तो यहाँ पर आपका प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी दोनों हो गया. अगर कंट्रोलिंग की बात भी करें, क्या कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग है? यस, फॉरवर्ड इट इज आल्सो फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग. इट मीन्स व्हेन यू make controlling, it means you compare the past events. It means you are making the post-mortem of the past event. Means you are looking backward, but you are looking backward for the future, so that the mistakes we have committed, the deviation due to any reason, you try to find out the deviation, then you give the solution, so that in future there should be no deviation, there should be 100% सक्सेस. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कंट्रोलिंग है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया. तो दोनों के दोनों, आपका प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो बैकवर्ड लुकिंग भी है और आपका वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है. मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप ज़्यादा बोर ना हो जाए, इसलिए मैं आपको सिर्फ रिमाइंड ही करवा रहा हूँ एक प्रकार से. प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव वेयर कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. फोर्थ इज प्लानिंग is perspective while controlling is evaluative. कि आपका जो प्लानिंग है वो पर्सपेक्टिव है, यानी प्रोस्पेक्ट एंड फ्यूचर के बारे में बात करता है, जबकि कंट्रोलिंग इवैल्यूएट करता है कि आपने जो प्लानिंग किया था, क्या उस प्लानिंग का आपने जो देखा वो उसका इवैल्यूएशन किया कि इज दैट प्लानिंग इज रनिंग अकॉर्डिंग टू ऑल द थिंग्स. हमने जो प्लानिंग की, क्या सारा काम प्लानिंग के अनुसार हो रहा है? तो आप कंट्रोलिंग में इवैल्यूएट करते हैं. मीन्स यू मेड द प्लान दैट 1000 प्रोडक्ट्स पर डे विल बी प्रोडक्शन, बट देयर इज 800 प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड पर डे. इट मीन्स देयर इज अ डेविएशन ऑफ 200 एंड you will try to find out the region of deviation and then you will give the solution also. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो है प्लानिंग में तो पर्सपेक्टिव के आगे कि कितना क्या होगा, और जबकि आपका कंट्रोलिंग जो इवैल्यूएशन करता है कि कितना कुछ हम लोगों ने किया है. तो ये आपका जो है इवैल्यूएटिव होता है कंट्रोलिंग, और ये आपका पर्सपेक्टिव होता है. तो आपके पास में जो है ये 4 प्रकार की रिलेशनशिप भी थी. मैं थोड़ा एक बार फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो आपका पहला है नेचर एंड कंसेप्ट. नेचर के हिसाब से प्लानिंग का काम भी क्या है कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड हाउ टू डू, ये तो उसका नेचर था. जबकि कंट्रोलिंग का था वो था कि आपका कंपेयर विद द एक प्लान, कंपेयर विद द एक्चुअल वर्क, कंपेयर विद द प्लान वर्क. इसका नहीं है कि प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में कोई रिलेशन है, दोनों का नेचर में कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि प्लान होगी तो ही आपको कंट्रोल हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा. सेकंड, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड. आपने देखा कि प्लानिंग होगी तो ही कंट्रोलिंग होगा, और कंट्रोलिंग होगा तो ही प्लानिंग का कोई काम होगा. अदरवाइज प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही ब्लाइंड हैं एक दूसरे के बगैर. और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग. तो आपका प्लानिंग और ये दोनों के दोनों बैकवर्ड लुकिंग भी हैं और आपके फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं. और प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव वाइल कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. जो प्लानिंग जो है वो पर्सपेक्टिव है, यानी फ्यूचर की बातें करता है, और जबकि कंट्रोलिंग जो है वो इवैल्यूएशन करता है, उसका मूल्यांकन करता है कि उसने क्या कितना कुछ किया या नहीं किया. ठीक है जी. तो ये आपके पास में थे इसके जो रिलेशनशिप. अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक मान लो एक प्रकार से, दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस. क्योंकि कंट्रोलिंग का चैप्टर वैसे काफ़ी छोटा है, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है. तो पर मार्क्स जो इसमें 8 आता है, 8 मार्क्स का इसमें से आता है. तो ये काफ़ी ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो कंट्रोलिंग प्रोसेस है में आपका ये आपका सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स. फर्स्ट आपके पास में है सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स. मैं इसी तरीके से ले रहा हूँ, घुमा के नहीं ले रहा हूँ. ठीक है, 1 बाय 1 होगा. सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स.
जब आप सबसे पहले प्लानिंग करते हैं तो सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, आप जब भी प्लानिंग करेंगे तो उसमें आप स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं। स्टैंडर्ड ही जो है आपके कंट्रोलिंग के काम आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि पर डे के हिसाब से कितना प्रोडक्शन आपका होना चाहिए, या पर मंथ के हिसाब से या पर ईयर के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका जो है वो टारगेट है या स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी सेल के लिए आप कर सकते हैं कि 20 लाख की सेल जो है पर ईयर के हिसाब से होगी, ठीक है। तो ये कि आपका स्टैंडर्ड जो है मेंटेन हो गया। दूसरा आपका कि प्रॉफिट के बारे में कहें कि वी विल अर्न 4 लाख प्रॉफिट पर ईयर, तो आपका यहाँ भी स्टैंडर्ड प्रॉफिट के रूप में हो सकता है। आपका जो अगर कॉस्ट जो रिडक्शन है कि वी विल रिडक्शन द कॉस्ट बाय 5%, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट के बारे में स्टैंडर्ड बन गया। इसका नहीं ये हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आपके हो सकते हैं। बट स्टैंडर्ड डजेंट मीन्स दैट इफ़ यू विल प्रिपेयर द स्टैंडर्ड फॉर होल ऑफ द ईयर, that is a big time, that is a lot of time, not big, that is a lot of time, means the last at the last moment you can't achieve all the things। तो मान लो आपने ये कहा कि वी विल प्रोड्यूस 12 लाख प्रोडक्ट पर ईयर का है। अब आपके जो एम्प्लॉयज आराम से बैठे थे, कोई बात नहीं, पूरा साल पड़ा है, 12 लाख बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पता है कि एट द एंड इट इज़ हार्ड टू अचीव द टारगेट। तो वहाँ पर आप स्टैंडर्ड क्या करेंगे कि जहाँ पर आपके ज़्यादा लंबे टाइम के स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं उसको आप पार्ट्स में तोड़ देंगे। जैसे कि 12 लाख को आपने पर मंथ के हिसाब से किया, 1 लाख पर मंथ प्रोडक्शन हो गई। 1 मंथ को आप आगे वीक वाइज तोड़ लो, उसके बाद में पर डे के हिसाब से निकाल लो। आपका लास्ट में टारगेट तो 1 ईयर का ही बना, पर उसको बीच बीच में ब्रेक कर लो ताकि आप अपने टारगेट्स को इजीली अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड इस प्रकार से हो सकता है। कुछ एग्जांपल जो हैं वो आपके फंक्शनल एरिया के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं जो स्टैंडर्ड बनाए स्टैंडर्ड में होते हैं। जैसे प्रोडक्शन फंक्शनल एरिया का समझ रहे हैं ना, अपने जो स्टाफिंग में देखा था ना, ऑर्गेनाइजिंग में देखा था कि आपका डिविजनल और फंक्शनल 2 प्रकार के थे। तो फंक्शन के बेस पे स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे करें, उनके लिए क्या हो सकता है। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए 10,000 यूनिट्स पर मंथ की हो सकती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 रुपीज़ हो सकता है। रिडक्शन ऑफ वेस्टेज बाय 5% हो सकता है। रिडक्शन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्शन बाय 10% हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से मार्केटिंग में आपका स्टैंडर्ड जो है वो हो सकता है कि 1 लाख पर यूनिट पर मंथ बेचेंगे, या आप 10% मार्केट शेयर जो है हर क्वार्टर के अंदर आप लेंगे। तो यानी इस प्रकार से आप लोग जो है एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड जो है मैंने आपको बताया कि आपके फंक्शनल एरिया के लिए अलग हो सकते हैं, आपके मार्केटिंग एरिया के लिए अलग हो सकते हैं, आपके दूसरे मैट्रिक के लिए अलग हो सकते हैं। तो पहला आप स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे, और स्टैंडर्ड फिक्स में अगर आप मैं वैसे बताऊँ नॉर्मली कि आपका जो मान लो अब ये कहें कि एक वर्कर को 10 प्रोडक्ट्स पर डे बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पर 10 प्रोडक्ट्स पर डे वो प्रोड्यूस करे, क्या वो सही है। तो हम इस प्रकार से करते हैं कि आजकल तो टेक्निक काफ़ी अच्छी आ गई है कि आप एक वर्कर को जो काम के लिए भेजें उसको 8 आवर्स हर रोज़ दें, उसको 1 आवर का रेस्ट जो बीच में होता है वो भी उनको दें, और बीच में छोटे इंटरवल्स हैं वो भी उनको दो, और उनको बोलो कि आप काम करिए। उसके ऊपर जो कैमरा लगा दें और कैमरे में देखो कि वो वर्कर किस प्रकार से काम करता है और उसने कितना काम किया। लगातार 3 दिन तक उसको काम करने दें, फिर दूसरे वर्कर को लगाएं, उसको भी करने दें, फिर तीसरे को लगाएं, ऐसे भी करने दें। फिर उन सभी का एवरेज निकाल लें। एवरेज निकालेंगे तो उसमें कुछ काफ़ी एफिशिएंट वर्कर भी रहे होंगे, कुछ आपके अनस्किल्ड है अनएफिशिएंट भी रहे होंगे, कुछ अच्छा काम करने वाले भी रहे होंगे, कुछ ऐसे ही होंगे जो काम करे राजी नहीं, वो भी होंगे। तो उन सारों का एवरेज निकालेंगे तो एक हमारे पास में स्टैंडर्ड आ जाएगा कि पर वर्कर से पर डे कितना प्रोडक्शन उसको करना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो सकता है, ठीक है। वो तो आपका जो वर्कर के फैक्ट्री के अंदर काम करने का, जो आगे मैंने बताया कि फंक्शनल का, प्रोडक्शन का है, मार्केटिंग का है, वो आपके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। आज मेजरिंग परफॉर्मेंस, सेकंड आपका है मेजरिंग परफॉर्मेंस। मेजरिंग परफॉर्मेंस तो सेकंड आपका परफॉर्मेंस मेजर आपने करना है। तो परफॉर्मेंस मेजर का मतलब ये हुआ कि आपने जो प्लान्ड था उसके साथ में जो आपने जो एक्चुअल जो किया था उसको आप परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। कि अगर आपका क्वांटिटी के अंदर हो सकता है कि आपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया था कि एवरी वर्कर विल प्रोड्यूस 10 प्रोडक्ट पर डे, तो यहाँ पर क्वांटिटी आ गई है। अब उस क्वांटिटी में आप जब देखेंगे कि हाउ मच ही हैज़ प्रोड्यूस, इफ़ ही हैज़ प्रोड्यूस 8 प्रोडक्ट, इट मीन्स
he is below the standard. If he has produced 12 product, it means he is more than the standard. आप उन दोनों को जो है देखेंगे। अब उसके बाद में ये भी है कि आपने जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का देखा, तो जहाँ पर क्वालिटी की बात आए वहाँ पर कैसे देखेंगे। तो क्वालिटी का मैटर जहाँ पर आता है तो हम देखेंगे कि आपके पर सेल रिटर्न कितनी वापस आती है। तो वहाँ पर आपकी सेल रिटर्न अगर ज़्यादा है, इसका वहाँ पर क्वालिटी आपकी ज़्यादा बेटर नहीं है। तो वहाँ पर आपका स्टैंडर्ड जो है वो सेल रिटर्न के ऊपर आपका होता है कि सेल रिटर्न जितना कम है उतनी क्वालिटी हमारी अच्छी है, जितना सेल रिटर्न हमारा ज़्यादा है, क्योंकि सेल रिटर्न कब होता है, जब हमारा माल घटिया होता है तो उसके आधार पे होता है। इसी प्रकार से अगर आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का देखें, फाइनेंस डिपार्टमेंट का देखें, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है, कि उसके बैड डेट्स कितने हो रहे हैं या उसकी रिकवरी रेट कितना है। तो वो अगर लेट है और उनके बैड डेट्स ज़्यादा हैं, इसका लिए होगा आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा बढ़िया नहीं है। थर्ड इज कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। थर्ड इज कंपेयर करना मीन्स जो प्लान था उसके साथ में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है आप उनको कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के आप मैंने अभी तरीके बताए कि किस प्रकार से उनको कंपेयर किया जा सकता है। और फोर्थ है एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन मीन्स कि इफ देयर इज एन डेविएशन, दैट मे बी द नेगेटिव डेविएशन, दैट मे बी द पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये हुआ कि व्हेन यू प्रोड्यूस लेस प्रोडक्ट्स देन द प्लान्ड, इट इज नेगेटिव। एंड पॉजिटिव मीन्स द वर्कर हैज प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट देन इन कंपेरिजन ऑफ द प्लान्ड स्टैंडर्ड्स। तो उससे ज़्यादा तो पॉजिटिव और उससे कम है तो वो आपका नेगेटिव आपका होता है। तो हम उसको डेविएशन का एनालाइज करेंगे कि वो डेविएशन जो है किस प्रकार का आपके पास में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर आपका छोटा मोटा डेविएशन है देन देयर इज नो नीड टू टेक एक्शन, कि आपका टॉलरेबल डेविएशन है, मान लो 1% या 2% है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डेविएशन ज़्यादा है तो फिर हमें उसका एनालाइज करना ज़रूरी है। जिस प्रकार से मान लो हम ये कहते हैं कि हमारा पोस्टेज का जो एक्सपेंस है वो 20,000 बढ़ गया, तो कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 10 रुपीज़ पर प्रोडक्ट बढ़ गया, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका जो लाखों प्रोडक्ट पर डे के हिसाब से तैयार करते हैं, वो 10 रुपीज़ के हिसाब से तो जो है हर रोज़ 10 से 20 लाख रुपए का आपके लॉस हो रहा है। तो वहाँ पर आपके जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर डेविएशन माइनर है तो वो इग्नोरेबल है, और जहाँ पर आपका डेविएशन जो है वो माइनर नहीं मेजर है और वो आपका जो है फिर इग्नोरेबल नहीं होगा। और डेविएशन को जो है वो कहता है कि टेक्निक दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होता है CPC, प्रश्न आपका है CPC, ठीक है। तो CPC का आपका जो मतलब है वो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब ये हुआ, या हम इसको KRA भी बोलते हैं, की रिजल्ट एरिया जो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो कि आपके इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि उन्हीं को आपने कंट्रोल करना जरूरी है। अगर मैनेजर सभी चीज़ों को कंट्रोल करेगा तो सभी जगह फेल होगा। तो जिस प्रकार से आपके स्कूल में अगर देखें कि अगर आपका कोई स्कूल है सक्सेसफुल कैसे चल सकता है, कि अगर उसके रिजल्ट्स हैं अगर वो पूरे शहर में सबसे बढ़िया हैं, तो उस रिजल्ट्स में फिर कोई दिक्कत नहीं, उस स्कूल में कोई समस्या नहीं आती। अगर बाकी चीज़ों में तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, आपकी फोक करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, आपके स्पोर्ट्स हैं, आपकी और कोई मीटिंग्स हैं, उनमें तो अच्छा है, पर रिजल्ट्स आपके जीरो हैं, तो फिर आपके प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को जो है इन रिजल्ट पे ध्यान देने की जरूरत होती है, ना कि बाकी चीज़ों के ऊपर। तो ये आपका CPC क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, उनको देखने की जरूरत है कि किस एरिया में आपने कंट्रोल करना जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैनेजर कंट्रोल करे, छोटे मोटे में दूसरों के लिए छोड़ दें, वो कर लेंगे। अगला करके मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसका एक दूसरा और है रिलेशन करने का, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में भी ये कहता है कि मैनेजर को केवल वो काम करने चाहिए जो एक्सेप्शनल हैं, जो औरों और जो काम करें वो करते रहने दो उनको, जो आपको जो विशेष करके काम करना है उससे मिलता जुलता थोड़ा चीज़ें, तो जो उसको औरों से जो काम करने को करते रहने दो,
आप लोगों को उसी पॉइंट को देखना है, उसी काम के ऊपर ज़्यादा करना है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये आपका MBE कहलाता है। और लास्ट आपके उसमें है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि आपका जो है जब टेकिंग करेक्टिव एक्शन, पांचवा लास्ट नहीं, पांचवा टेकिंग करेक्टिव एक्शन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन जब आपने कंपेयर किया, एनालाइज किया, फिर आप डेविएशन आपको पता चल गया था यहाँ से, और उसके ऊपर आपने करेक्टिव एक्शन लेंगे। करेक्टिव एक्शन का लिए हुआ कि आप जो है कौन से स्टेप उठाएं कि जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल जाए। तो आपको लगता है कि अगर हमारा प्रोडक्शन गिर रहा है तो प्रोडक्शन क्यों गिर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिक्रीज इन द प्रोडक्शन। देयर में बी डिफरेंट टाइप ऑफ द रीजन्स, दैट में बी there may be the unskilled laborers, there may be the inferior quality of raw materials, there may be the breakdown of machines, which means there may be many reasons of the deviations, and that may be the corrective action taken against all these reasons. Means अगर आपका worker untrained है तो you get trained him. If the machinery is breaking down again and again, it means you have to replace the machinery. And if the raw material is of inferior quality, it means you have to change the raw material of your products. तो आप इसमें इस प्रकार से करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो करेक्टिव एक्शन जो है वो आपका अगर मेंस के बारे में है तो आपके दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर कोई आदमी काम नहीं करता तो पॉजिटिव होते हैं, उनको कुछ अच्छी चीज़ें जो है उनको लालच दिया जाए, नेगेटिव होते हैं उनको कि डराया धमकाया जाए। ठीक है जी। फीडबैक इन कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फीडबैक इन कंट्रोलिंग कि आपका कंट्रोलिंग में जो है वो फीडबैक भी होना ज़रूरी है, कि आप उनका फीडबैक लेके देखें कि वो किस प्रकार के आपने जो चीज़ें दी थी, आपने जो उनके करेक्टिव एक्शन लिए थे, उसके बाद में उन चीज़ों का कैसा फीडबैक आया, किस प्रकार का रिजल्ट उनका आने लग रहा है। अगर आपका सही रिजल्ट आ रहा तो नेक्स्ट स्टेप आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर स्टेप सही नहीं आ रहा तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट है डेविएशन इन कंट्रोलिंग, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ अभी। तो डेविएशन इन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में आपका डेविएशन जो है वो डेविएशन आपके दो प्रकार के हो सकते हैं कंट्रोलिंग में। एक आपका हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन, एक आपका हो सकता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन और एक ये नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन इज दैट डेविएशन इन विच द प्रोग्रेस इज पॉजिटिव, मीन्स यू मेक द स्टैंडर्ड ऑफ 10 यूनिट्स while you are producing 12 units. Negative is when the production is of standard is 10 units and providing the 8 units. तो ये आपका जो नेगेटिव होता है। तो ठीक है जी, आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया और अभी जो है टाइम भी आपका हो गया, मैडम भी आ गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं कुछ आपके स्क्रीन शेयरिंग की वजह से आपके साथ में कल या मंडे से आपकी जो है केस स्टडीज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्क्रीन शेयर से आपके साथ में जुड़ सकूं, और इन लेक्चर सिस्टम की वजह स्क्रीन शेयरिंग से इन चैप्टर्स के बारे में हम कुछ अलग कर सकें। अगर किसी के पास में सजेशन हो तो आप मेरे को बताना। हाँ जी, वो स्क्रीन शेयर से मैं कर सकते हैं, बुक शेयर कर सकते हैं आप लोगों के साथ में। हेलो, हाँ ठीक है, फिर मैं उसमें हम देखते हैं कि NCERT की बुक जो है वो हम स्क्रीन शेयरिंग में लाने की कोशिश करेंगे ताकि स्क्रीन शेयरिंग हम उससे अच्छी तरीके से कर सकें।